देखो जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्होंने क्या बताया इसमें, इसका स्टेटमेंट वगैरह जो होता है ना वो आप कैसे लिख सकते हैं। इन्होंने बोला कि दो ऑब्जेक्ट इस दुनिया में अगर देखा जाए, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब यहां पर न्यूटन्स ने यह बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ किसी दूसरे प्लेनेट को, दूसरा प्लेनेट किसी तीसरे प्लेनेट को, अर्थ मून को, मून अर्थ को, अर्थ सन को, सन अर्थ को, सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अब सोचो इसको न्यूटन ने किस तरह से प्रूफ किया होगा, क्या कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आया होगा। तो उसने बताया कि उसने सोचा कि मान लो कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक m1 है और एक m2 है, और उन्होंने सोचा कि ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। अब सोच रहे होंगे कि अर्थ कैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो भैया मार्स पे जाके देखो। मार्स से जाकर के अर्थ को देखोगे तो कैसा दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। यहां से मून को देखते हो तो कितना बड़ा दिखता है, छोटा सा बिंदु सा। अब सोचो उतना छोटा दिखता है तो पॉइंट लगता है कि भी हाथ से पकड़ लोगे। तो मून तुम्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, सन तुम्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, तो अर्थ भी दूसरे गोले पे जाकर के देखोगे तो तुम्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगी। ऐसे ही ये जो फोर्स था ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। इन्होंने बोला कि इसके सेंटर से इसके सेंटर पर जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और इसका इसीलिए इसका एक और नाम बोला गया है सेंट्रल फोर्स। प्रॉपर्टी में भी बताऊंगा। मतलब फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1/2। देख लो, फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1/2। इसका डायरेक्शन देख रहे हो, इस डायरेक्शन में ये फोर्स इसके ऊपर लगा है और ये फोर्स इसके ऊपर, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करना चाहता है, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करना चाहता है। तो लेकिन दोनों का फोर्स इक्वल है। सोचो अगर इस मार्कर को मैं 10 न्यूटन से खींच लूं और 10 न्यूटन से कोई और खींच रहा है, तो क्या इस मार्कर की पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स दोनों साइड से लगाए जा रहे हैं। तो रीजन यही बना कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि ये जो फोर्स है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F मान लो, तो इन्होंने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, केवल फोर्स नहीं बोलना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F is directly proportional to the product of masses and magnitude of force is inversely proportional to the square of distance between them। दोनों को साथ में मिला दो, m1 m2 divide by r square। F is directly proportional to m1 m2 divide by r square। F is equal to, यहां से एक यूनिवर्सल कांस्टेंट मिलने वाला है जो किसी भी गोले पे जाने पे बदलता नहीं है, और उसका नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट G, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। देखो कुछ बहुत ही कम ऐसे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जैसे प्लैंक कांस्टेंट है, वो भी किसी गोले पे चले जाओ उसकी वैल्यू भी नहीं बदलती है। ऐसे ये भी है जी आपका, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट में आता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू फिक्स है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टेटमेंट लिखने का तरीका क्या है? देखो कोई स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, समझो स्टेटमेंट को कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे लिखवाया जाता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सिंपल ये स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद इसको डिराइव करना स्टार्ट कर दो। इसके कुछ फीचर्स हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि जो न्यूटन ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कहां कहां पर एप्लीकेबल है और कैसे एप्लीकेबल है। तो नोट करके उस पॉइंट को आप समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला, मास जो होना चाहिए वो पॉइंट मास होना चाहिए। ये जो मासेस हैं, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट मासेस, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट मासेस, ये पहली प्रॉपर्टी। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में मिलेगा, नीट और जेईई देखोगे एमसीक्यू क्वेश्चन में लॉजिकल क्वेश्चन इस पर मिलते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि भैया ये एक दूसरे के सेंटर पे फोर्स लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया सेंट्रल फोर्स। चलो एक नाम और पता चल गया।
तीसरा पॉइंट, इक्वल और अपोजिट फोर्स टू ए। थर्ड पॉइंट, देखो सेंट्रल फोर्स हो गया। थर्ड पॉइंट ये है, आप देख रहे हैं कि ये इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है। न्यूटन साहब ने कहीं बताया है? याद करो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, याद आ गया होगा न्यूटन थर्ड लॉ। तो भैया ये फॉलो करता है, इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन साहब के तीसरे लॉ को भी ये फॉलो करता है। यहां पर भी एमसीक्यू में क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और क्या क्या आपको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? कभी फील किया है, कभी एक्सपीरियंस किया है? कभी आता है फील, अरे भैया कोई तुम्हें खींच रहा है? नहीं, बस गिर जाते हो। मान लो छत पर से टपक गए, ऐसा लगता है कोई खींच रहा है? नहीं, बस गिरते हुए चले आते हो। सोचो, इसका मतलब ये साला बड़ा वीक फोर्स है, फील नहीं होता है। लेकिन मैग्नेट को देखो, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को कितनी तेजी से अट्रैक्ट करता है। और मान लो कि 33 kV वाला वायर जा रहा है और वहां आयरन का पोल लेके जा रहे हो, वहां भी बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो जाओगे। वहां फील आता है अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, लेकिन यहां पर कोई फील नहीं है, बस होता है। तो इसका मतलब वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स हो गया। और क्या, और कौन सा पॉइंट बोल सकते हैं इसके बारे में? न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, सेंट्रल फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। यह केवल एक ही काम करता है, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता ही नहीं, केवल अट्रैक्ट करता है। इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर ओनली, अट्रैक्टिव इन नेचर ओनली। इसकी ये 5 प्रॉपर्टी है, याद रखो। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको बहुत इसमें से 5 पॉइंट्स में से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 2 पॉइंट मास के बीच में लगता है, सेंट्रल फोर्स होता है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। और ये फार्मूला देख लो, इसमें जी की वैल्यू की अगर बात करें, जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट देखो बनाना सीखो, कुछ भी रटना नहीं है। जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? अगर यहां बात करें यूनिट ऑफ जी की, तो केवल फार्मूले से बनाना सीखो। जी इज इक्वल टू लिख सकते हो एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। एमसीक्यू क्वेश्चन में भी मिल जाता है इसकी यूनिट और इसका डायमेंशन। तो यूनिट देखो फोर्स का न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई किलोग्राम 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 स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसी से आप इसका डायमेंशन बना दो। डायमेंशन क्या हो जाएगा? जी इज इक्वल टू, अगर देखो डायमेंशन जी इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 फोर्स का हो गया, डिस्टेंस का एल स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई मास का एम हो जाएगा, एम स्क्वायर। एक एम से एक एम को काट डालो, एक एम बचा नीचे, इसको ऊपर ले चलो, m to the power -1 L cube and t -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ जी। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट हो गया, उसका डेरिवेशन हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई और जी के बारे में भी बात कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके आते हैं, तब तक आप पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।